Hello friends, I am Kshitij Kang from Pressman Times. Right now I am standing inside campus of Dr. Shakuntala Mishra National Rehabilitation University, where Department of Chemistry has organized a workshop on NMR and its application on chemical, pharmaceuticals and medical sciences. Here, students from different university has come to join this workshop. Let's have a few words with the students. Now I am standing along with the students. Let's have a few words with the students seated here in this workshop. आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस वर्कशॉप में? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था और जो वर्कशॉप थी वो भी बहुत अच्छी थी। एनएमआर में बहुत कुछ जानने के लिए मिला हमें। फ्यूचर क्या जानने को मिला और फ्यूचर में क्या इम्प्लीमेंट करेंगे इसको? एनएमआर में हमें पता चला कि कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं किसी स्ट्रक्चर को फाइंड करने में और उसके यूज़फुल एप्लीकेशंस क्या हैं मेडिसिन्स में और हमारी लाइफ में, और फ्यूचर्स में भी इसकी काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन। तो इसको आप रिसर्च फील्ड में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको थोड़ा बताएंगी? या इसके एमएससी के बाद आप एमएससी करेंगे, पीजी के बाद इसको किस फील्ड में आप जाना चाहते हो, उसमें कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? मैं आगे भी रिसर्च फील्ड में जाना चाहती हूँ और पीएचडी करना चाहते हैं आगे। तो ऑब्वियस है कि पीएचडी करना चाहते हैं तो रिसर्च में एनएमआर काफ़ी यूज़फुल रहता है, नो डाउट। और आगे जो मैं नए मॉलिक्यूल या कंपाउंड सर्च करूँगी उसको फाइंड करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में एनएमआर मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। What do you think about this workshop? What was your experience? Actually, it's the first time for me. I'm attending seminars for NMR, non-magnetic resonance. So it was a very nice experience for me because I hadn't attended these kind of seminars earlier in my life. So that was a really amazing. How will you implement this in your research? Actually, right now I'm not in the research field. I'm a student of MSc in chemistry right now. So when I will go for the research, then I will tell you about that. Okay, and what do you think how it is important in that field? Right now, you know very well, this is very important for the medical science and research fields, and further it will be go very invented things. Then it will be more useful for the audience, for the public, for the disorders also. Okay. आपका क्या एक्सपीरियंस रहा इसमें? I was feeling highly motivated to share the knowledge about. Sir was sharing a lot of knowledge with us, and he told about the applications of the NMR, and I was thinking a very good way to attend this class. Okay, and how you think that it is important in research field? Yeah, actually I want to do a PhD in the future, and I think it was a very best workshop, and I was highly motivated, and I would go with the NMR field. Okay, thank you. आप क्या बताना चाहेंगे इस रिसर्च इसमें जो वर्कशॉप चल रही है इसके बारे में? कुछ व्यूज़ दे अपना। ये NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी आज वाइडली यूज इसका है, क्योंकि NMR से जितने भी डाटा होते हैं आसानी से क्लियर हो जाते हैं। जिस तरह से पहले सीरम का अगर स्ट्रक्चर में निकालना होता था तो 1 सप्ताह लगता था, लेकिन NMR में वो 10 से 15 मिनट में हो जाता है। सो NMR इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस। और इसको आप कैसे रिसर्च फील्ड में क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, रिसर्च फील्ड में अगर मान लीजिए हम कोई ड्रग के बारे में सिंथेसिस करना चाहते हैं तो उसके जो डाटा हैं वो NMR से आसानी से आ सकते हैं, इसीलिए इसे रिसर्च फील्ड में बहुत ज़्यादा योगदान। और इसी क्या इंपॉर्टेंस आप बताना चाहेंगे कुछ इसके बारे में? पहली इंपॉर्टेंस ये है कि अगर NMR को हम देखें तो NMR में जो चीज़ें हैं वो बहुत आसानी से आती हैं। हाँ, थोड़ा खर्चा इसका ज़्यादा आता है, लेकिन इसको हर यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए, ये मेरा मानना है। You heard about the students that they have told how important it is in the field in future. हमारे साथ इस समय प्रोफेसर राजा रॉय डायरेक्टर CBMR SGPGI से मौजूद है। आइए उनसे कुछ जानकारी लेते हैं। ये हमें जानना चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में, तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, क्या कमियाँ आती है कि उनको बाहरी रिसर्च करने जाना पड़ता है? क्या कुछ सुविधाएँ जो मुहैया जो होनी चाहिए या नहीं हो पा रही, क्या इसमें क्या कमी रहती है? इसके बारे में कुछ। कमी ऐसी कोई नहीं, ज़्यादातर जितने भी मेधावी छात्र हैं, अगर यूनिवर्सिटीज़ का साथ कोलैबोरेशन इस तरीके के सेंटर के साथ हो जाए तो उन छात्रों को भी वहाँ पर एक्सपोजर मिले। ये देखा जाता है कि जो छात्र हैं यहाँ पर रिसर्च तो करते हैं, लेकिन जो नोबेल प्राइज़ आ रहे हैं वो बाहर ही जाके आते हैं, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है उसके संबंध में। उसका कारण ये है कि ज़्यादातर जितने भी नोबेल प्राइज़ दुनिया में मिले हैं सब यूनिवर्सिटी से ही मिले हैं, यूनिवर्सिटीज़ में ही कार्य करके मिले हैं। तो यूनिवर्सिटी के अंदर उस तरीके का आपको एक क्या कहें एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा जिससे कि आदमी। तो ये क्या सुधार होने चाहिए इसमें? सुधार के लिए जितने भी यहाँ पर आपके फैकल्टी हैं, जितने भी आपके अध्यापक हैं, उनको रिसर्च के नाम पे फंडिंग मिलती रही, कोई अच्छा अगर उनका कोई काम
सरकार को अगर सामने रखा जाए, सरकार के सामने रखा जाए, जिसमें कोई एक पर्टिकुलर साइंटिफिक कमिटी हो जो कि उसका इवैल्यूएशन करे, शोध करके इवैल्यूएशन करे, और वो अगर काम अच्छा है तो जितना भी फंडिंग हो सरकार अगर देती है तो बिल्कुल क्यों नहीं काम होगा। दिक्कत क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर फंडों की कमी है, फंड्स की कमी है। मतलब अध्यापक लोग पढ़ाने के लिए भी जितना उनको मिलता है वो भी कम पड़ता है, प्लस तो जहाँ पर शोध कार्य के लिए चाहिए पैसा वहाँ पर पैसा ज़्यादा चाहिए, तो वो पैसा का कहीं ना कहीं से सरकार को करना पड़ेगा, इनिशिएट करना पड़ेगा, अध्यापकों को इनिशिएट करना पड़ेगा, और इनिशिएट करने से अच्छा काम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कभी अच्छा काम नहीं होता है। अब जैसे आप देख लीजिए ISC बैंगलोर करके बैंगलोर में है, वो भी एक तरीके का इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर हर तरीके के कोर्सेज चलते हैं, सब चलते हैं, वहाँ काफ़ी अच्छे लोग शोध कार्य करते हैं। उसी तरीके से जब उस तरीके की आप अपॉर्चुनिटी देंगे एक संस्था को देंगे, और संस्था में आपके जितने भी शोध कार्य करने वाले अध्यापक हैं जो शोध कार्य की तरफ प्रेरित हैं, तो उस प्रेरित को आपको बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं पर आपको तो फंडिंग से सुविधा देनी पड़ेगी, जिसमें कि वो अपना शोध कार्य कर सकें। हाँ, फेलियर्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा सक्सेस हो सकता है। कोई भी आइडिया जिसका कि कॉन्सेप्चुलाइज किया उसने, हो सकता है काम करे, क्योंकि वो साइंटिफिकली उसने प्रूव किया कि ये काम करेगा। और हमेशा नहीं होता है काम करने, 90% काम कर सकता है, 10% शायद वो फेल हो जाए। अगर फेल हो जाए तो उसके ऊपर वो भार ना आए। तो आदमी तो पहले ही ये डरता है कि ये जो पैसा मिला हमको, अगर हम काम नहीं दिखा पाए तो फिर वो तो हमारी छवि को खराब करेगा, तो आदमी इसी डर से भाग जाए। इस समय मैं डॉक्टर संजीव शुक्ला CDRI के सीनियर साइंटिस्ट हैं, इनके साथ बैठा हुआ हूँ। आइए जानकारी लेते हैं कि ये वर्कशॉप के जरिए बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं। अब बच्चों को वर्कशॉप के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक्चुअली देखिए, नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स में सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेज जो होती हैं वो इसीलिए कराई जाती हैं कि जो लोग डिफरेंट एरियाज से आते हैं, जो एकेडमिशियंस हैं, रिसर्च करने वाले लोग हैं, या इंडस्ट्री के लोग हैं, और जो हमारे यंग रिसर्चर्स हैं, तो ये आएँ और ये इंटरेक्ट करें, अपने अपने आइडियाज़ शेयर करें। लेकिन जो इस तरीके की वर्कशॉप होती हैं, इनकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है, ये किसी टॉपिक पर फोकस्ड होते हैं। तो जो बच्चे आते हैं डिफरेंट, वो 1-to-1 इंटरेक्शन ज़्यादा करने से ज़्यादा बेनिफिटेड हो सकते हैं। तो पहले पर्पज़ ये वर्कशॉप का होता है। और स्टूडेंट के लिए मैसेज भी यही कन्वे करना चाहता हूँ कि जब भी उनको मौका मिले किसी भी वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने का, तो अपना 1-साइडेड सुनने की जगह पर अपनी जो उनकी क्वेरीज हैं, जिनके क्वेश्चन उससे रिलेटेड, तो जितना मैक्सिमम पूछेंगे उतना उससे ज़्यादा। अच्छा, इसका फ्यूचर में क्या स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट रहेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली बच्चों को जब तक किसी भी चीज़ की उपयोगिता न पता हो कि इसकी इम्पोर्टेंस है क्या, तब तक वो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम इस चीज़ में क्या कर सकते हैं। तो अब जैसे इस वर्कशॉप में जो हम लोग डिटेल से बताएंगे कि हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी का टूल है क्या, इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। जैसे बहुत से एरिया है, केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है, फूड केमिस्ट्री है, एग्रोकेमिस्ट्री है, आपकी मेडिसिन। सबसे कॉमन इसका अगर यूज आप देखते हो, जो कॉमन लोगों को समझ में आता है कि मेडिकल साइंसेज में अगर आप देखें MRI, तो उसका भी फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो वो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो लोग जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि इसी टेक्निक के बेस है। तो जब इस तरीके की इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करेंगे तो उनको लगेगा कि हम अपने फ्यूचर में करने के बाद बहुत सारे रिसर्च एरियाज हैं कि किनमें काम कर सकते हैं, और जब वो उनमें काम करेंगे, ऑफकोर्स काम हम करें, रिसर्च स्कॉलर से करें नए एरियाज़ में, अल्टीमेटली हमारा एम यही है कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हम कुछ काम कर सकें। तो उनके लिए मैसेज यही कि इससे सीखें, समझें और अपनी क्वेरीज को पूछें, और जो यहाँ बताया जाए उसको वो कैसे अप्लाई करके कुछ अच्छा कर सकें। सर, ये जो वर्कशॉप हो रही है NMR एंड इट्स केमिकल एप्लीकेशन इन केमिकल फार्मास्यूटिकल्स, इस पर आपके क्या आ रहा है और ये बच्चों को कैसे मतलब मोटिवेट करेगी फॉर द रिसर्च? ये एक विधा है स्पेक्ट्रोस्कोपी की जी, और इस तकनीक से जो है केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, या साइंस की और भी बायोलॉजी है, उसमें जूलॉजी, बॉटनी, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, या फिर मेडिसिनल, इसमें ये बहुत ही एक उपयोगी विधा है। अब इसमें जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में सिंथेसिस करते हैं लोग, जो है बनाते हैं कोई चीज़, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या किसी में भी, तो उसका स्ट्रक्चर अगर पता करना हो तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक है ये NMR जो है।
या बायोलॉजी में है, कहीं किसी चीज़ के बारे में पता करना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह का हो सकता है, स्ट्रक्चर पता करने में। और प्योरिटी दूसरी चीज़ है, मैंने कितना ये जैसे सिंथेसाइज किया तो कितना प्योर है, उसमें भी ये मदद करता है। विशेष रूप से अभी इससे लगी हुई जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI जिसको बोलते हैं, वो इसी की एक तरह से ब्रांच है NMR तकनीक की, जिसका मेडिकल में काफ़ी यूज है। जैसे यहाँ आए होंगे एक साइंटिस्ट प्रोफेसर राजा राम, डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च जो SGPGI के अंदर ही है, तो उसी में MRI है, यानी वो तकनीक जो है आपका SGPGI में जो पेशेंट्स हैं उनका इमेजिंग करने में, यानी मेंटल या किसी ब्रेन वगैरह की जो छोटे से छोटी सेल्स हों या उनके पता करना हो कि कहाँ डिफेक्ट है, तो MRI तकनीक जो है, जो कि एक इसी की ब्रांच है एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन उसका यूज़ मेडिकल बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से ये बहुत माने आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर पता करना हो या किसी चीज़ की प्योरिटी, किसी चीज़ मतलब जो केमिस्ट्री या इसमें जो बनते हैं क्रिस्टल स्टेट जो है, या फिर मेडिकल में MRI का इसका बहुत उपयोग है। इसमें ये जानना चाहते थे, जैसे हमारे यहाँ पे स्कॉलर्स होते हैं, तमाम इंडिया में स्कॉलर्स अपनी यूनिवर्सिटी में भी हैं, क्या कारण रहते हैं कि ये जो विदेशी जो जैसे यूनिवर्सिटी जर्मनी की हो गई, गोटिंगन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी हो गई, वहाँ के जो नोबल एलिट्स होते हैं अपने में क्या डिफरेंस होता है, क्या कमी हो जाती है कि यहाँ जो स्टूडेंट्स जो इस रिसर्च करते हैं वो नोबल प्राइज़ अपनी कंट्री में नहीं ला करके बाहर जाना पड़ता उनको ये सब करने के लिए? तो इसके पीछे इसके क्या कोई सोशल कारण है या फिर ये स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है या तो फिर क्या कमी रहती है? कई तरह की जैसे सुविधाएं होनी चाहिए स्टडी करने के लिए, जी। सब जगह नहीं, कुछ जगहों पे तो है, जैसे आपका IITs तो वहाँ तो सुविधाएं ज़्यादा है। अब जैसे इस यूनिवर्सिटी में है, क्योंकि तो डेवलपिंग यूनिवर्सिटी एक तरह से नहीं है, या इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टेक्निक्स होनी चाहिए, जो इंस्ट्रूमेंट हमको मिलने चाहिए, उसकी एक तरह से थोड़ा कह सकते हैं कि कमी है। और उसके लिए दोनों तरफ से हो सकती है, एक तो हम उसको मांगने में जो है या उस तरफ बढ़ने में जो है संकोच, जैसे रिसर्च में मोटिवेशन होना चाहिए जी, और मोटिवेशन होगा तभी आप कुछ जो है वो बनाएंगे और फिर गवर्नमेंट को अप्लाई करेंगे। तो गवर्नमेंट तो मुझे नहीं लगता है कि हम भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व है रिसर्च में, तो अगर आप ठीक तरह से बना करके कोई चीज़ भेजेंगे तो वो आपका वो सैंक्शन भी होगा प्रोजेक्ट और आगे भी आप बढ़ेंगे। लेकिन अब उसके पीछे लेकिन मोटिवेशन होना चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए कि हम करेंगे इस चीज़ को, और फिर वो पब्लिकेशन वगैरह भी अच्छा उसमें मिलता है। तो कमी यूँ कहिए कि भाई मोटिवेशन की है, कि हमको जो है वो मोटिवेट करने वालों की कमी है कि रिसर्च करने से हमको क्या मिलेगा। बाकी दूसरी जगहों में बहुत ज़्यादा तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन सुविधाओं की थोड़ी बहुत कमी तो यहाँ है, जो एक कारण है। सर जैसे यहाँ मेरा ही है, तो कुछ काम जैसे करना होता है, कुछ स्टेप तक होता है, फिर उसके बाद में केमिकल्स नहीं होते, वही चीज़ उसके लिए ठीक है, मोटिवेशन भी सर, मोटिवेशन एक है, दूसरा सुविधाओं की कमी। तो उसके लिए मैंने कई जगहों से बात की है रिसर्च में, जैसे मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी से भी बात कर रहा हूँ, ये प्रोफेसर राजा राव है, इनसे भी बात कर रहा हूँ, और एक जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है इनसे भी मेरी बातचीत हो रही है। तो कुछ MOUs जो है वो हम कराने वाले हैं, जिसमें कि रिसर्च के लिए स्पेशली अगर हमें जैसे कोई चीज़, उनके यहाँ कोई सुविधा है जी, हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जा करके उस चीज़ को कर सकें, तो इस तरह की जो है वो सुविधा मैं बहुत जल्दी यहाँ कराने वाला हूँ। क्योंकि मैं जैसे इलाहाबाद में था, इलाहाबाद से भी कुछ इसको कराऊँ क्योंकि वहाँ रिसर्च की फैसिलिटी अच्छी है। तो जैसे कुछ मोटिवेटर्स मैं कह रहा हूँ ना, कि जो मोटिवेट करें कि भाई इस फील्ड में जाने से हमको क्या फ़ायदा होगा और क्या चीज़ें जो है हम करके और कहाँ जा सकते हैं। तो बस उतना ही है, थोड़ी सी कमी है, बाकी उसकी प्लानिंग अगर ढंग से कर लिया जाए तो ये यूनिवर्सिटी भी आगे बढ़ सकती है और रिसर्च भी हमारी आगे बढ़ सकती है। बाकी गवर्नमेंट तो मुझे नहीं लगता है कि फंड या ऐसी कोई कमी है। भाई उस तरफ जब मांगने जाएंगे आप, तभी जो है वो एक सही विकल्प लेके जाएंगे कि हम ये करना चाहते हैं, इससे ये हम, तो मुझे लगता है कि उसकी स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस रिसर्च फील्ड में और अपने जो वर्कशॉप चल रही है इसके जरिए? डेडिकेशन, चलते फिरते तो रिसर्च नहीं हो सकती कि नहीं हम इधर कर लें, डेडिकेशन चाहिए, थोड़ा बैठना पड़ेगा और अपने सीनियर्स या जो आप कह सकते हैं कि इस फील्ड के जो थोड़े
जानकार लोग हैं उनसे बैठ कर डिस्कस करना पड़ेगा और सही टॉपिक चूज करना पड़ेगा, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो अपने अंदर थोड़ा सा जो है वो डेडिकेशन, कि हमको अगर क्योंकि बिना उसके हो नहीं सकता। हम लोग के टाइम में तो ऐसा होता था कि भाई रिसर्च करना है तो बाकी चीज़ें भूल जाते थे, सुबह 7 बजे आकर के या 9 बजे, उससे फिर टाइम का कोई वो नहीं होता। मतलब इंटरेस्ट है और प्लस मोटिवेशन आपका सही जो है मार्गदर्शक अगर मिल जाएगा तो आप बहुत अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अब इस वर्कशॉप को किस नज़रिए से देखते हैं, क्या नया इसमें मिला? देखिए, हम लोगों ने जो है 2 दिन का वर्कशॉप जो है ऑर्गेनाइज़ किया और जिसका थीम था जो है NMR एंड इट्स एप्लीकेशन इन केमिकल, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिनल साइंसेस। इस वर्कशॉप के द्वारा जो है हमने 2 दिन में जो है बच्चों को जो है डिफरेंट टेक्निक्स को जो NMR में यूज़ होते हैं उसके बारे में हमने डिटेल में बताया। पहले दिन जो है जैसे इसका इनागुरल सेशन था, इनागुरल सेशन में जो है राजा रॉय डायरेक्टर CBMI SGPGI आए थे। उन्होंने इस NMR टेक्निक को जो है ब्रीफ में बताया कि जो है कितने टाइप के NMRs होते हैं और क्या क्या चीज़ें जो हैं किस किस टेक्निक का हम यूज़ करते हैं फॉर जो है स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन के लिए। और जो सेकंड सेशन हम लोग का स्टार्ट हुआ उसमें जो है संजय शुक्ला जी जो सीनियर साइंटिस्ट हैं CDRI में, उन्होंने जो है स्टार्ट किया और उन्होंने जो है डिटेल में जो है 1D NMR के बारे में, उसके अलावा 13 NMR के बारे में, दैन जो है उन्होंने जो है 2D NMR 3D NMR के बारे में डिटेल बताया। और जितने भी टेक्निक्स हो सकते हैं, जितने भी एप्लीकेशंस पॉसिबल हो सकते थे 2 दिनों के बीच में, वो सारी टेक्निक्स को उन्होंने यहाँ पे बच्चों के सामने डिस्कस किया। और इसके अलावा जो है उन्होंने कुछ वर्कशीट भी जो है बच्चों को प्रोवाइड की थी और जो वर्कशीट पे जो है जो बच्चे उन्होंने वर्कशीट किया उनको जो है जो उन्होंने गेन किया उसको जो है हम लोगों ने चेक भी किया कि उन्होंने कितने % वो गेन कर पाए कि नहीं कर पाए। तो इससे हमको लगता है कि बच्चों को जो है फॉर फ्यूचर एक्सपोजर जो फ्यूचर में, हाँ, फ्यूचर में क्या इंपॉर्टेंस रखता है बच्चों के लिए, फिर उसके बारे में कुछ बताइए। मैं वही बताना चाह रहा था कि जो है फ्यूचर काफ़ी एक्सपोजर जो है बच्चों को जो है मिलेगा और इस एक्सपोजर से जो है चाहे वो रिसर्च फील्ड में जाना चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी इवन तो अगर बीट करना चाहें तो बहुत से क्वेश्चन जो है NMR से रिलेटेड आते हैं। अगर ये जो है सेशन उन्होंने ध्यानपूर्वक जो है किया है, देखा है, जो सीरियस रहे हैं वो डेफिनेटली जो है इससे जो है बेनिफिट। क्षितिज कांत along with camera person Ayush Yadav, Lucknow।